तो आज का टॉपिक रहेगा चिंतन यानी कि थिंकिंग, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है सीटेट में। और यहाँ से लगभग 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज प्रियंकन, वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। और सीडीपी से आज हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। और मोस्ट हमने कवर अप कर लिया है कोर्स को। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर जरूर कंप्लीट करिए ना अपने कोर्स को। और साथ में टॉपिक के साथ साथ अपने क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, पीवाई क्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी इसके बारे में हम लास्ट में बात करते हैं। सो जानते हैं कि चिंतन है क्या ना। थिंकिंग से आप क्या समझते हो? तो भाई किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं ना, वही चिंतन कहलाता है। अब भाई जो भी विचार विमर्श आप करते हैं जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम होती है ना, और उसके सॉल्यूशन को लेकर के आप काफी कुछ अपने दिमाग में सोचते हैं ना, जो भी आपके पास जितने भी ऑप्शंस होते हैं यानी कि रास्ते होते हैं, उन सभी चीजों को लेकर के, है ना। मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बच्चे के पास है ना, तो अब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीजें उसे मालूम है, जो भी चीजें उसे पता है, मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला है, तो उन सभी चीजों को वो दिमाग में पहले कलेक्ट करेगा कि ये चीजें होती हैं, और उससे फिर वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, और चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर ही होता है। जब आपके पास कोई समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तभी आप थिंकिंग करते हो, चिंतन करते हो, तथा समस्या समाधान होने तक चलता रहता है। ऑब्वियस सी बात है, जब तक आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल जाता है ना, चिंतन आपके दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, और चिंतन के प्रकार की बात करते हैं तो चिंतन ऐसे अगर हम देखते हैं तो चिंतन आपके 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है ऑटिस्टिक थिंकिंग। ठीक है, ऑटिस्टिक यानी कि स्वालीन चिंतन जिसे कहते हैं। स्वालीन मीन्स स्वयं में लीन रहना। अब देखिए एक चिंतन ऐसा होता है ना जिसे हम कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना। इंसान अपने आप में अपने दिमाग में इतना कुछ सोच लेता है जो कि रियल में होती भी नहीं है ना। जैसे कि मान लीजिए आप हैं और आप पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन आप सीटेट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के सपने दिन रात देख रहे होते हैं ना, कि अरे सीटेट में इतने मार्क्स आ जाएंगे हमारे, फिर उसके बाद हम मेन एग्जाम्स में बैठेंगे, वो क्लियर हो जाएगा, फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जबकि रियल में क्या होता है कि आप उतनी मेहनत कर नहीं रहे होते, उतना उस तरीके से आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे होते हो, है ना। और आपको पता होता है कि टाइम जा रहा है, स्टिल आप अपने दिमाग में कुछ चीजें सोच रहे होते हैं, यानी कि एक तरीके से मनगढ़ंत चीजें ना, ऐसा कह सकते हो आप ना। और से ये सारी चीजें होती है जिसे हम कहते हैं स्वालीन चिंतन। ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं होती है ये चीजें, ये सिर्फ आपके दिमाग में ही होती है। तो दिमाग में लेकर के ना चलें, प्रॉपर पढ़ाई करें आप लोग। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप क्या रहता है तो यथार्थवादी चिंतन यानी कि रियलिस्टिक थिंकिंग। अब भाई नाम से क्लियर है कि जो चीजें रियल हैं और उनपे आप विचार विमर्श कर रहे हो। ठीक है, जो चीजें यथार्थ हैं, रियल हैं। ठीक है, यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है और यह 2 प्रकार का होता है। और यहाँ से भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इन दोनों से क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनते हैं। फिर वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि सीडीपी का ही पोर्शन हो, वो ईवीएस हो, आपका हिंदी का पोर्शन यानी कि लैंग्वेज का पोर्शन हो जाए, फिर सभी क्वेश्चन में एक्चुअली ये चीजें यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके ना। अभिसारी जिसे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो भाई ये अभिसारी चिंतन क्या है? जो ये यथार्थवादी चिंतन है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी चिंतन। तो देखिए जो बच्चे अभिसारी चिंतन करते हैं ना, कन्वर्जेंट थिंकिंग रखते हैं, ये एक्चुअली इनकी जो थिंकिंग है वो काफी लिमिटेड होती है, और एक तरीके से कहते हैं ना पॉइंटेड होती है। इन्हें जो रास्ता दिखा दिया गया, ये उससे ज्यादा नहीं सोच सकते हैं। मान लीजिए ये कोई बॉक्स है ना, तो इससे बाहर बच्चा नहीं निकल पाएगा, इसी के अंदर ही वो रहेगा। ठीक है, और जैसे ही बच्चा बाहर निकल के सोचने लग जाता है, इससे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसे कहते हैं, तो बच्चा वहां पे समझ लीजिए कि वो कैसा हो जाता है, वो आप सारी चिंतन करने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो इसी के अंदर लिमिटेड है, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, इट्स मीन वो कैसा है, तो वो अभी सारी चिंतन कर रहा है। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग बच्चे की हो जाएगी। तो लिखा क्या है भाई हमने कि इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या का एक ही समाधान होता है बच्चे के पास में ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ऐसा पूछ लिया गया ना कि बताइए यूपी की राजधानी क्या है, तो बच्चा जल्दी से लखनऊ बता देगा। भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली बता देगा ना। तो मतलब यहाँ पे ज्यादा चिंतन करने की जरूरत भी नहीं होती है, ऐसे क्वेश्चंस भी। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्लोज एंडेड होते हैं ना। जो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वो ज्यादातर टाइम क्या कह सकते हैं आप कि ये क्लोज एंडेड होते हैं। क्लोज एंडेड यानी कि जिनका आंसर हाँ या ना में आपको देना होता है, हाँ या फिर ना में सिर्फ आपको आंसर करना होता है, तो उन्हें हम क्लोज एंडेड कहते हैं। ठीक है,
तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट क्या कहते हैं ना कि भाई अ, अभिसारी चिंतन क्या होता है ना, तो अभिसारी चिंतन यानी कि थिंक ओके सेम चीज है। सो अभिसारी चिंतन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, अगेन अब बात करते हैं सेकंड की, तो ये हो जाता है अपसारी चिंतन। क्या है ना भाई, जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया कि जब भी बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लग जाए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम उसके पास में है तो वो सिर्फ बॉक्स के अंदर तक ही लिमिटेड नहीं है, वो उसके बाहर भी सोच पाता है। बाहर मीन्स टू से कि सिर्फ एक रास्ता, एक ही सॉल्यूशन ना, एक ही तरीके से वो ना करके वो कुछ नया करता है, कुछ ओरिजिनल करने की कोशिश करता है ना, तो उसे हम डाइवर्जेंट थिंकर कह देते हैं, अपसारी सोच वाला बच्चा कह देते हैं। और ये जो अपसारी सोच वाले होते हैं ना, इन्हें ही हम सृजनात्मक बच्चा कहते हैं। ठीक है, इन्हें ही क्या कहते हैं, सृजनात्मक क्रिएटिव बच्चा भी बोलेंगे। तो इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती हैं, इसमें समस्या को कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है ना। जैसे कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करिए ना। अब जैसे पूछ लिया गया तो भाई बच्चा अपने हिसाब से जो भी उसने एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा, अपने एक्सपीरियंस को वो शेयर करेगा ना। यहाँ पे कोई रटी रटाई चीजें नहीं होंगी। तो इसे हम कह सकते हैं क्या, एक तरीके से तो ये हो जाएगा आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन ना। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले में बताया क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, और ओपन एंडेड क्वेश्चन का आंसर आप एक शब्द में हाँ या ना में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप क्या है भाई, आलोचनात्मक चिंतन किसे कहते हैं। अपसारी और अभिसारी बहुत इंपॉर्टेंट था, आई होप समझ गए होंगे आप। और नेक्स्ट है आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं ना। तो मतलब अगर मान लीजिए आपके पास कुछ भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसकी पॉजिटिव और निगेटिव हर पक्ष को देखना। ठीक है, पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, उसके हर पक्ष को देखते हुए ही आप उस चीज को लेकर के बातचीत करते हो ना, तो उसे हम कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग बोलेंगे आप उसको। ठीक है, तो ये हो जाती है आलोचनात्मक चिंतन। और इसका प्रयोग करके लाइक आई थिंक ये रिपीट हो गया। सो ये पेज रिपीट हुआ है ना, आगे बढ़ते हैं। चिंतन के कुछ सामान्य प्रकार हैं, उसे भी समझ लेते हैं। और ये सामान्य प्रकार जो है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूर्त चिंतन जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग। ठीक है, अमूर्त चिंतन और इमेजिनरी थिंकिंग यानी कि काल्पनिक चिंतन भी इसे हम कह सकते हैं ना, काल्पनिक तार्किक। तो ये सारी चीजें क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें हम समझ लेते हैं ना। क्वेश्चन लेकिन इनसे बहुत बनते हैं आपके एग्जाम में। सो प्रत्यक्षात्मक चिंतन यानी कि एक तरीके से हम कॉन्क्रीट या मूर्त चिंतन भी कह सकते हैं ना। तो देखिए ऐसा होता है कि इसमें मूर्त यानी कि जो चीजें बच्चा देख सकता है, टच कर सकता है ना, और उसके बाद उसके बारे में अगर वो कोई चिंतन करता है ना, लाइक ऐसी चीजें जो चीजें दिखाई देती हैं, है ना, उनके बारे में चिंतन करना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहते हैं ना। और ये थोड़ा सा निम्न स्तर का मान के चलते हैं इसको। रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा चीजों को देख रहा था प्रॉपर, और उसके देखने के बाद उसके अपने विचार जो है उससे रिलेटेड अपने विचार को व्यक्त करता है ना। और प्रत्ययात्मक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त जिसे कहते हैं। तो अमूर्त चिंतन में भाई चीजें बच्चे के सामने प्रेजेंट नहीं होती हैं। जैसे कि बच्चा हो या कोई व्यक्ति हो, मान लीजिए मूर्तिकार है ना, तो मूर्तिकार क्या होता है, उसके सामने बस एक इमेजिनेशन होता है, एक दिमाग में बस उसकी एक कल्पना होती है जिसको वो मूर्ति का रूप दे देता है ना। और इसे हम एक तरीके से अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या अमूर्त चिंतन से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब चीजें बच्चों लाइक व्यक्ति हो या बच्चा हो, उनके सामने होती नहीं है, बस उसको वो इमेजिन करके और उसका रूप दे देते हैं। ठीक है, तो इसे हम अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन कहेंगे। और काल्पनिक चिंतन, तो भाई पूर्व अनुभवों के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं उसे हम काल्पनिक चिंतन कहेंगे ना। भाई अगर बच्चे ने कुछ भी अनुभव कर रखा है, मान लीजिए गार्डन वो कभी गया हुआ है, पार्क में कभी गया है घूमने, और उससे कह दिया गया कि बताइए पार्क पे 5 शब्द या 5 वाक्य बना के दिखाइए ना, तो वो फिर अपने एक्सपीरियंस को कल्पनाएं करेगा कि भाई मैं गार्डन गया था तो क्या क्या चीजें थी, कैसी थी, है ना। तो वो पहले उसको एक्सपीरियंस कर चुका है, उसके बेसिस पे ही वो अपने जो 5 वाक्य होंगे वो लिख करके दिखाएगा। ठीक है,
लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है? तो भाई किसी चीज या वस्तु के बारे में तर्क करना ना, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि कोई भी चीज है, अगर आप को उससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज है ना, और कुछ भी चीजें आप जानते हैं, तभी आप क्या कर पाएंगे भाई, कोई लॉजिकल थिंकिंग तभी आप लगा सकते हो। जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या ही उसमें लॉजिकल थिंकिंग लगाओगे ना। तो बस ये सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, तार्किक चिंतन कहेंगे। और इसे ही हम क्या कहते हैं, यह चिंतन सर्वोत्तम स्तर होता है। बिकॉज यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा बच्चा आपको कुछ किसी चीज के बारे में बता रहा है और वो गलत फैक्ट दे रहा है ना, तो भाई आप उससे अगर चिंतन लाइक तार्किक रूप से लॉजिकल तरीके से तभी बात करेंगे जब आपको खुद को उस चीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी। अगर नहीं होगी तो जो सामने वाला बोल रहा होगा आप उस चीज को एग्री कर लोगे, बस मान लोगे, है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो चलिए उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि नवीन विचार उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। भाई नवीन विचार यानी कि विचारों में नोवेलिटी होनी चाहिए, है ना, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए और ओरिजिनलिटी होनी चाहिए ना। तो वो कौन सी बुद्धिमत्ता है जिसमें ये सारी ही चीजें देखने को मिलती हैं? क्या वो बुद्धिमत्ता का एग्जाम्पल है, सामाजिकता का है, या सृजनात्मकता है? तो भाई ये क्रिएटिविटी ही है ना। क्रिएटिविटी हम कब कह देते हैं किसी चीज को? जब उसमें कुछ नोवेलिटी होती है ना, कुछ नवीनता नजर आती है हमें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बेहतर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्या कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित हो जाएगा? अब भाई सृजनात्मकता इन्होंने दे दिया ना, तो अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि सृजनात्मक बच्चे कौन होते हैं। सृजनात्मक बच्चे जिनके पास जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, ठीक है, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं। और वो कौन से हो जाएंगे भाई? ये दोनों तो पहले ही कट जाते हैं। अभी सारी बचता है और अब सारी ना, तो ये हो जाते हैं आपके अब सारी चिंतन जो करते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं और यही आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं और यही क्रिएटिव बच्चे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्न में से कौन चिंतन में अति आवश्यक रूप से सम्मिलित नहीं होता है ना। भाई जब भी थिंकिंग की बात होगी तो इनमें से कौन से चारों में से कौन सा एलिमेंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। तो क्या वो भाषा है, संप्रत्यय है, प्रतिमा है, या फिर प्रतीक हो जाएगी ना। तो भाई चिंतन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी सी होनी चाहिए ना, कुछ सिंबल्स, कुछ प्रतीक होनी चाहिए। भाषा की जरूरत तो नहीं होती है चिंतन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित हो जाता है ना। तो जल्दी से कमेंट में आप लोग बताओगे कि आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग है ना, उसे लाइक वो किन बच्चों में देखने को मिलती है? अनुकूलन चिंतन कहेंगे, स्मृति आधारित चिंतन बोलेंगे आप, सारी या अभिसारी ना। ये आपका होमवर्क रहेगा और इसे आप कमेंट में आंसर करिए। नेक्स्ट क्या है भाई, चिंतन क्या है ना भाई, अगर हम देखते हैं ना तो चिंतन किसे बोलेंगे? क्या ये आपका एक तरीके से प्रतीकों का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग है, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया है, या संप्रत्यय अधिगम है? तो बिल्कुल भाई कॉन्सेप्ट लर्निंग कह सकते हैं ना। चिंतन का मतलब क्या होता है? अगर आपने चीजों को बेहतर कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ रखा है ना, तभी आप उस पर चिंतन कर पाओगे, तभी आप उस पे अपनी जो भी विचारधाराएं हैं उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे ना। जब आपने बस ऐसे ही रट लिया होगा तो फिर तो आप किसी चीज पे चिंतन करने के इतने भी ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह हो जाएगा? भाई समस्या कौन सा है विशेषता जो कि समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? पहला है समस्या मौलिक होती है, यानी कि फंडामेंटल होती ही होती है, ऐसा कह रहे हैं। या फिर सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, या फिर समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बहुत सही है। तो जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो कोई ना कोई हिंट आपको जरूर उस क्वेश्चन में छिपा मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बेहतर होगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत हो जाएगा? भाई चिंतन से रिलेटेड गलत क्या है? तो चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है, कह सकते हैं। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रमण है क्या? लाइक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस, बिल्कुल कह सकते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय सेट है, या फिर लास्ट है कि चिंतन और भाषा असंबंधित है। भाई ये कहना तो बहुत गलत है कि जो थिंकिंग है और लैंग्वेज भाषा है
वो दोनों असंबंधित है, ये कहना ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कहना सही नहीं है। सो ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ना, और जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। और साथ में आपको कुछ चीजें भी मिलेंगी, जैसे कि पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको नोट्स, सारी ही नोट्स मैंने प्रोवाइड भी करा दी है, सीडीपी की और अदर सब्जेक्ट्स की भी मैंने प्रोवाइड की है ना, तो आप देख सकते हो। प्री एक्सप्लोर नाम से आप सर्च करते हो, या लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर भी आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं ना। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।